सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक नया नियम लागू हुआ है। अब प्री मैच्योर विड्रॉ करने पर, यानी कि अकाउंट को अगर आप मैच्योरिटी से पहले बंद करते हैं तो इस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। कौन सा केस है वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरा पैसा जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी जितना भी पैसा आपने इसमें जमा किया है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी पैसा इसमें आपने डाला है, पैसा अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। सरकार द्वारा इस स्कीम में पैसा निवेश करने पर पूरा का पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पर दिया जाता है। अगर आप बैंक के अंदर पैसा लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो वहां पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपके लिए रहता है। लेकिन सरकार की इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, एक तो आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, इसी के साथ आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं उसका फायदा बेनिफिट भी दिया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट पर्पस के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है और आपको मैच्योरिटी पर पूरा का पूरा पैसा जो है वो आपको दे दिया जाता है। पूरा रिफंड होता है, जो भी ब्याज होता है वो क्वार्टरली ब्याज आपको मिलता रहता है। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, रिटायरमेंट ले चुका है, पेंशन फंड आया है, ग्रेच्युटी फंड आया है, तो वो अपना पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। सबसे ज्यादा ब्याज दरें अभी यहां पर दी जा रही है 8.20% की रेट के हिसाब से। अभी कोई भी बैंक या एफडी जो है वो आपको ये रेट नहीं दे रही है। अच्छा, ये 100% आपकी सिक्योर है, सेफ्टी है। सरकार आपको ये जो पैसा है वो मैच्योरिटी पर देता है, तो यहां पर घबराने की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप अपने खाते को जो है वो बीच में ही बंद करना पड़ता है, जहां पर प्री मैच्योर पेनल्टी लगती है। लेकिन कुछ ऐसा केस है जहां पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा कौन सा वो केस है, आगे डिस्कस करेंगे। हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में भी डिटेल में जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है। तो एलिजिबल कौन है, अगर आप रेसिडेंट है तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। एनआरआई जो है वो यहां पर निवेश नहीं कर सकते। जो एनआरआई सीनियर सिटीजन है उन्हें यहां पर निवेश नहीं करना है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नाम से ही सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 से ज्यादा की एज होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है तो उस केस में आपकी एज 55-60 से बीच में है तो भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, ग्रेच्युटी, पेंशन, पीएफ, वो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉय है तो 50 से 60 साल के एज के बीच में अगर आप हैं तो इसमें निवेश कर सकते हैं। यानी 50 साल में भी आप जो है इसमें निवेश करके सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट निवेश करना है। अगर आपके एफडी का पैसा पड़ा है या कोई और पैसा पड़ा है तो वो आप निवेश नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी बेचकर पैसा नहीं डाल सकते, तो उस केस में आपको 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट ही बोला गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी रिटायरमेंट अगर आपने लिया है, रिटायरमेंट लेना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप निवेश कर पाएंगे। अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेते, कोई भी पैसा इधर उधर से डाल देते हैं तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए 60 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई स्पाउस है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था एंड उसकी एज 50 साल या उससे ज्यादा थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई ड्यूटी के दौरान, सर्विस के दौरान डेथ हो गई, लेकिन उसकी एज 50 साल से क्रॉस हो गई है, 50 साल या उससे ज्यादा हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, तो उसके इसमें जो उसकी स्पाउस है, भले ही उसकी एज कम भी क्यों ना हो, वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकती है। ध्यान रखिएगा, स्पाउस भी यहां पर जो है डेथ कंपनसेशन रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, वही पैसा जो वो सीनियर सिटीजन में लगा सकती है, इसके अलावा कोई अन्य पैसा नहीं लगा सकते। सिंगल अकाउंट है या ज्वाइंट अकाउंट है, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ आप अपने स्पाउस के साथ ही खोल सकते हैं। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बहन, भाई, पिता, माता, किसी के साथ भी नहीं खोल पाएंगे, सिर्फ पत्नी के साथ ही आपको खोलना है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो जो डिपॉजिट आप पैसा करेंगे वो फर्स्ट होल्डर को दिया जाएगा। मान लीजिए खाते को बंद किया जाता है, डेथ हो जाती है किसी होल्डर की, फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो फिर उस केस में सेकंड होल्डर जो होगा स्पाउस को ही पैसा दिया जाएगा।
कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट यहां पर आप खुलवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है उससे ज्यादा आप नहीं खुलवा सकते। 30 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। आपने पहला अकाउंट खुलवाया 10 लाख का, फिर दूसरा अकाउंट खुलवाया 10 लाख का, फिर तीसरा अकाउंट खुलवाया 5 लाख का, फिर एक और अकाउंट खुलवा दिया आपने 5 लाख का, तो 30 लाख लिमिट कंप्लीट हो गई। अब आप नया अकाउंट नहीं खुलवा सकते और वन टाइम डिपॉजिट कर पाएंगे। एक बार अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें वन टाइम डिपॉजिट करेंगे, वापस पैसा डिपॉजिट करना है तो नया अकाउंट आपको खुलाना है। सभी अकाउंट को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 30 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। मिनिमम 1000 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं और मल्टीपल आपका 1000 का होना चाहिए, यानी 1000, 5000, 10,000 इस तरह से आपको पैसा निवेश करना है। 1500, 1600 ऐसे नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम मैंने ऑलरेडी बता दिया 30 लाख रुपए आपको डालने हैं। सभी सीनियर सिटीजन को मिलाकर 30 लाख की लिमिट है। अच्छा, हस्बैंड भी यहां पर 30 लाख रुपए डाल सकता है। अगर वाइफ अपना खुद का अकाउंट खुलवाती है तो वो भी यहां पर 30 लाख रुपए डाल सकती है, अगर दोनों का सिंगल अकाउंट है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए हस्बैंड फर्स्ट होल्डर है तो 30 लाख कर सकते हैं और वाइफ फर्स्ट होल्डर है तो भी 30 लाख का कर सकते हैं। यानी टोटल फैमिली इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं? 60 लाख रुपया कर सकते हैं। हस्बैंड चाहे सिंगल अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, 30 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता। वाइफ सिंगल अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, वो भी 30 लाख से ज्यादा नहीं कर सकती। अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में वो यहां पर जो है 60 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सेकंड होल्डर है उसकी अगर एज 60 साल से कम भी होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड भी क्यों ना हो। अब आ जाते बात करते हैं, कई बार हम पैसा 30 लाख से ज्यादा जमा कर देते, मान लीजिए 35 लाख जमा कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने एक्सेस डिपॉजिट कर दिया तो पैसा तुरंत आपको रिफंड कर दिया जाएगा। एक्सेस पैसे पर आपको सीनियर सिटीजन का रेट नहीं मिलेगा, यहां पर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज मिलेगा। कब से? जिस दिन से आपने एक्सेस डिपॉजिट किया है, जब तक आपको रिफंड पैसा नहीं मिल जाता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक यहां पर होता है कि अगर आपने गलती से 5 लाख 10 लाख रुपए डाल दिए तो उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 35 लाख आपने डिपॉजिट कर दिए, जबकि लिमिट कितनी थी? 30 लाख की। 5 लाख रुपए आपने ज्यादा डाल दिए, 30 लाख पर तो आपको 8.20% का ब्याज मिलेगा, लेकिन 5 लाख पर आपको यहां पर सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा, यानी 4.20% का नुकसान होगा। टोटल कुल नुकसान आपको कितना होगा? अगर आपने 1 अप्रैल में खाता खुलवाया था और 15 जुलाई को आपको खाता में पता चला पोस्ट ऑफिस को कि भाई आपने एक्सेस डिपॉजिट किया है, रिफंड वो कर रही है, तो उस केस में 6125 रुपए का नुकसान यहां पर हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 30 लाख रुपए से ज्यादा आप कभी भी ना डालें। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की। 1.5 लाख रुपया आपको हर साल यहां पर अलाउड होगा डिडक्शन 80C के अंदर, ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 80C के अंदर और भी बहुत सारे डिडक्शन है, अगर उनमें ऑलरेडी निवेश करके रखा है तो फिर यहां पर बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट जो भी सीनियर सिटीजन का होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, टैक्सेबल होगा, एंड यहां पर आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। आप 5%, 10%, 15%, 20%, 30% जिसमें भी आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। टीडीएस यहां पर आपका कब कटेगा? अगर आपका टोटल इंटरेस्ट सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका 10% की रेट पे 194A के अंदर टीडीएस काटा जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर टीडीएस अगर अवॉइड करना है 15H या 125 जो है वो फॉर्म आप बैंक या पोस्ट ऑफिस को जमा कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो एक बेनिफिट और आपको मिल जाता है इंटरेस्ट पर। अब 50,000 का इंटरेस्ट आपको 80DD के तहत डिडक्शन अलाउड हो जाता है ओल्ड रिजिम के अंदर सभी सीनियर सिटीजन्स को। अच्छा, क्लबिंग प्रोविजन कब आपको लगेगा? अगर आपने वाइफ को फर्स्ट होल्डर बना दिया लेकिन पैसा जो था वो हस्बैंड का था और हस्बैंड सेकंड होल्डर है, तो उसके इसमें इंटरेस्ट क्लब किसके अंदर होगा? हस्बैंड की आईटीआर में होगा, ना कि वाइफ के अंदर। अब आ जाता है प्रीमेच्योर क्लोजर रूल्स, पता कर लीजिए। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किनको यहां पर जो है प्रीमेच्योर क्लोजर की पेनल्टी नहीं लगने वाली है। प्रीमेच्योर क्लोजर ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले अगर आप खाता बंद कराने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 10वें महीने में जाकर पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल लिया, 1 रुपए का ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से मान लीजिए 2 क्वार्टर का आपको ब्याज दे दिया 61,500, 61,500, तो उस केस में वो पैसा आपके डिपॉजिट में से रिकवर कर लिया जाएगा। यानी जो 30 लाख रुपए आपने डाला है उसमें से 1,23,000 रुपए जो है वो आपके काट के बाकी का पैसा दिया जाएगा। 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो भी 30 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया वही पैसा आपके पास आएगा, ब्याज उसमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपने 1 साल से 2 साल के बीच में क्लोज किया है तो 1.5% डिपॉजिट डिडक्ट होगा।
30 लाख रुपए डाला है, 45,000 काट के दे दिया जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटरेस्ट आपको पूरा मिलेगा 8.20% की रेट पे। 2 साल से 5 साल की मैं बात करूं तो 1% डिपॉजिट डिडक्ट होगा, यानी कि 30,000 रुपया। अगर आप खाते को एक्सटेंड करते हैं 3 साल फर्दर के लिए, 5 साल के बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर खाता एक्सटेंड हुआ है लेकिन 3 साल से पहले, 1 साल से पहले ही आपने खाते को बंद करवाने की कोशिश करी, तो उस केस में 1% डिपॉजिट डिडक्ट होगा। यानी कि 5 और 6 के साल के बीच में अगर आपने, यानी 5 साल 10 महीना आपने अकाउंट चलाया, फिर आप अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो उस केस में 1% आपका डिपॉजिट का डिडक्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट पेबल यहां पर आपको क्वार्टरली होता है, 8.2% रेट है। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी 1 तारीख को पैसा जो वो सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने ऑटो क्रेडिट सिस्टम नहीं लगाया है तो जो भी इंटरेस्ट पड़ा हुआ होगा सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर, उस पर एडिशनल कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, कोई कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होगा। हर क्वार्टर में ब्याज जो आपके सेविंग अकाउंट में आता है, इसके लिए फैसिलिटी ऑटो क्रेडिट स्टार्ट करनी होती है। लेकिन अगर आपने ये फैसिलिटी स्टार्ट नहीं करी, पैसा सीनियर सिटीजन अकाउंट में ही पड़ा रहा, तो उस केस में 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर निकलने के बाद आपको पता चला कि पैसा इसमें पड़ा हुआ, आपने ट्रांसफर किया, तो उस केस में कोई भी ब्याज उस पर नहीं दिया जाएगा। 61,500 1 साल बाद, 2 साल बाद भी आपको उतना ही मिलेगा। कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अकाउंट को एक्सटेंड कितना करवा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप 3 साल के ब्लॉक ले लेकर कितने बार भी अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5 साल के बाद 3 साल के लिए और कर सकते हैं, जैसे 8 साल तक, फिर 3 साल के लिए और करेंगे तो 11 साल हो गए, फिर 3 साल के लिए करेंगे तो 14 साल हो गए। तो इस तरह 3-3 साल के लिए आप कितना भी अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन कब तक करनी है? 1 साल के अंदर अंदर करनी है, जब भी आपकी 5 साल के बाद मैच्योरिटी आती है, यानी 5 साल से लेकर 6 साल के बीच में कभी भी आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपने एक्सटेंड करवाया है तो 8 साल से लेकर 9 साल के बीच में एक्सटेंडेड मैच्योरिटी जो है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको फिर जो है अकाउंट को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन देनी होगी। इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा? जो मैच्योरिटी या एक्सटेंडेड मैच्योरिटी पर होगा, यानी 5 साल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी या 8 साल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंटिन्यू आगे मिलती रहेगी। अकाउंट एक्सटेंड करने के बाद अगर आप क्लोज करवाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, 1% डिडक्ट होगा आपका डिपॉजिट। अच्छा, एक्सटेंशन एप्लीकेबल कब होगा? कई बार लोग क्या करते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, 10 महीना और गुजर गया, मान लीजिए 5 साल हो गए और 10 महीने हो गए, अब जाकर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इस केस में एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। यानी जिस दिन से आपकी मैच्योरिटी डेट होती है 5 साल वाली, वहां से देखी जाएगी। इसमें इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ता है। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन के दिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 8% और जब मैच्योरिटी थी उस केस में हो गई 8.2%, तो आपको 8.2% के हिसाब से मिलेगा, ना कि 8% के हिसाब से। अच्छा, अगर रेट बढ़ जाती है, 9% हो जाती है, तो उस केस में आप एक्सटेंड ना करके नया अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो आपको बेनिफिट ज्यादा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं डेथ अगर किसी की हो जाती है तो क्या प्रोविजन दिया गया है। मैच्योरिटी यहां पर 5 साल की है, लेकिन अगर आपके बीच में डेथ हो गई 5 साल से पहले, तो अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, पैसा रिफंड इंटरेस्ट के साथ किया जाएगा। जो भी नॉमिनी है, लीगल हायर है, टिल डेथ तक, जब तक डेथ हुई है, मान लीजिए 5 साल का है, ये 0 है, ये 5 साल, ठीक है, 3 साल के बाद आपकी डेथ हो गई, तो इस केस में जब तक डेथ हुई है टिल डेथ आपको 8.2% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। और उस कई बार क्या होता है, लीगल हायर और नॉमिनी को पैसा निकालने में, अकाउंट बंद करने में 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना भी लग सकता है। तो डेथ के बाद, समझ लीजिए डेथ हुई है, उसके 6 महीने बाद, 12 महीने बाद अगर पैसा निकाला है, तो फाइनल क्लोजर जब तक नहीं होता 4% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यानी 3 साल तक तो आपको 8.2% मिलेगा, लेकिन मान लीजिए आपने 1 साल और लगा दिया, तो ये 1 साल पर आपको सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा। यहां पर कोई नॉमिनी, लीगल हायर अकाउंट को कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पर आपका ज्वाइंट अकाउंट हुआ या स्पाउस जो है वो सोल नॉमिनी है और कोई नॉमिनी नहीं है, तो इस केस में वो स्पाउस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है मैच्योरिटी तक। इंटरेस्ट रेट आपको 8.2% मिलेगा, यहां पर पूरा का पूरा ब्याज आपको दिया जाएगा। बस स्पाउस की जो एज है वो 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और उसके खाते में 30 लाख रुपए से ज्यादा वो निवेश नहीं कर सकती। मैक्सिमम लिमिट 30 लाख की रहेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर अगर खाता बंद हो जाता है तो इस केस में पैसा नॉमिनी, लीगल हायर को रिफंड कर दिया जाएगा। टिल मैच्योरिटी तक, टिल डेथ तक आपको 8.2% ब्याज मिलेगा, लेकिन डेथ के बाद जब तक आप क्लोजर नहीं करवाते 4% का ब्याज मिलेगा। अच्छा, नियम तो यही कहता है,
बट दिक्कत यहां पर क्या हुई है, दिक्कत यहां पर यह हुई है, एक लेडी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई तो वो यहां पर लगभग 1 साल के बाद पहुंच गई, डेथ के 1 साल के बाद। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, उस लेडी के साथ ये हुआ था कि भाई जब तक डेथ हुई 8.2% मिला और 1 साल के लिए उसे 4% मिला, जबकि ये नाइंसाफी थी। अब इसमें एक चीज और उनके साथ हुई थी जो मैं बताना आपको भूल गया, कि उस लेडी को 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का तो ब्याज मिला, लेकिन जो डिपॉजिट पैसा था 30 लाख रुपया, उसमें से यहां पर क्योंकि ये 2 साल से ज्यादा क्रॉस हो चुका था पीरियड, 1% डिपॉजिट यानी 30,000 रुपया काट के दे दिया। अच्छा, अब डेथ हो गई है तो लेडी ने पूछा कि भाई डेथ हो गई है, एक तो आप 4% ब्याज दे रहे हो, दूसरा आप यहां पर 30,000 किस बात का डिपॉजिट काट रहे हो? ये कोई मैंने अकाउंट बंद थोड़ी करवाया है, ये तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है। बैंक वाले यहां पर मानने के लिए तैयार नहीं है। बैंक वाले कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात। अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर में देखेंगे तो वहां पर साफ नियम दिया गया है, प्री मैच्योर क्लोजर में यहां पर साफ कहा गया है कि अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में पैसा प्री मैच्योर विड्रॉल होता है तो 1% डिडक्ट करेंगे। तो नियम तो हम यही लगाने वाले हैं। तो बैंक ने क्या किया, डिपॉजिट 30,000 काट के बाकी का जो है 29,70,000 रुपए जो है वो दे दिए। अच्छा, वो लेडी पहुंच गई मद्रास हाईकोर्ट के अंदर और मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर फटकार लगाई बैंकों को, पोस्ट ऑफिस को, कि यहां पर रूल को सही से आपको ट्रीट करना है। तो क्या यहां पर हुआ है, प्री मैच्योर विड्रॉल की पेनल्टी जो है वो यहां पर कोर्ट द्वारा रोकी गई, बाद में सरकार ने भी इस पर क्लैरिफिकेशन लेकर आई है। तो यहां पर नया रूल है ये कि डेथ अगर हो जाती है तो उस केस में प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अकाउंट बंद कर दिया मैच्योरिटी से पहले तो प्री मैच्योर क्लोजर हुआ, ये सही नहीं है। सरकार का इस पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन है, मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है कि अगर अकाउंट क्लोज होता है डेथ के वजह से, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी वजह से अकाउंट बंद हो रहा है, तो उस केस में उसे प्री मैच्योर क्लोजर नहीं माना जाएगा। यहां पर कोई भी पेनल्टी जो है प्री मैच्योर क्लोजर की वो नहीं लगाई जाएगी, ना कोई पेनल्टी लगेगी, ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्शन होगा, ना ही अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई रिडक्शन किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ यहां पर यह भी क्लैरिफिकेशन किया गया कि प्री मैच्योर क्लोजर कब अप्लाई होगा, एक्चुअली में कब अप्लाई होगा। तो प्री मैच्योर अप्लाई तभी होगा जब अकाउंट होल्डर वॉलंटरली खुद से चलकर अकाउंट को बंद करवाता है बिफोर मैच्योरिटी। अगर अकाउंट होल्डर बैंक में जाता है, फॉर्म सबमिट कर रहा है, अकाउंट क्लोजर करवाना चाहता है, तब आप प्री मैच्योर पेनल्टी जो है वो लगाएंगे। अगर उसकी डेथ हो गई, नॉमिनी लीगल हायर पैसा निकालने जा रहे हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं माना जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर अकाउंट होल्डर खुद से पैसा चाहता है कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट अर्जेंसी आ गई, पैसा चाहिए, तो प्री मैच्योर विड्रॉल लगेगा पेनल्टी। अगर वो पैसा कहीं और निवेश करना चाहता है इसलिए पैसा निकाल रहा है, या अपने पर्सनल रीजन की वजह से अगर वो पैसा जल्दी निकालता है, पेनल्टी आपको लगानी है। अगर उसकी डेथ हो गई बंदे की तो उस केस में वो तो पैसा नहीं निकाल रहा ना वॉलंटरली, तो इस केस में यहां पर आपको नियम जो है वो चेक करना होगा। डेथ हुआ है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, पेनल्टी तभी डिडक्ट होगी जब वो वॉलंटरली खुद से पैसा निकाल रहा है। तो ये सरकार द्वारा प्रॉपर क्लैरिफिकेशन भी किया गया, मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार ने इसको प्रॉपर क्लैरिफाई कर दिया है। तो कई बैंकें जो है, कई पोस्ट ऑफिस जो है वो क्या कर रही थी, डिफरेंट प्रैक्टिस यूज कर रही थी। वो क्या कर रही थी, डेथ के बाद अगर जो भी नॉमिनी लीगल हायर है उनको डिडक्ट करके पैसा दिया जा रहा था, 1% 1.5%, जिस हिसाब से वो पैसा जिस समय विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां पर कई बार जो है प्री मैच्योर क्लोजर की पेनल्टी जो है वो डिडक्ट करी जा रही थी, जिसको लेकर नॉमिनी और लीगल हायर जो थे वो बहुत परेशान थे। अब सरकार ने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया है, एक ही रूल रहेगा, यहां पर राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा और कंप्लायंस प्रॉपर करने के लिए साफ कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो हम उसे प्री मैच्योर क्लोजर नहीं मानेंगे, कोई भी प्री मैच्योर पेनल्टी यहां पर नहीं लगाएंगे, भले ही यहां पर डेथ क्यों ना हो गई हो। प्रिंसिपल अमाउंट पर क्लोजर पे कोई भी यहां पर पैसा जो है नहीं काटा जाएगा, पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा। सिर्फ जो नियम इतना था
कि इंटरेस्ट जो है वो अप टू डेथ तक आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मिलेगा, और डेथ के बाद अगर आपने जब तक फाइनल क्लोज नहीं किया तो इस केस में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ये नियम रहेगा, यानी 4% का जो नियम है वो आपका रहेगा, लेकिन पेनल्टी का जो नियम है वो नहीं रहेगा। तो यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर की जो पेनल्टी है वो तभी लगेगी जब आप वॉलंटरी रिक्वेस्ट करते हैं क्लोजर करवाने के लिए, अदरवाइज यहां पर कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, लीगल एज नॉमिनी पैसा निकालने जाता है, तो उसे जो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज डेथ के बाद मिलेगा, डेथ से पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज मिलेगा। कोई पेनल्टी यहां पर नहीं कलेक्ट की जा सकती, ना ही वो बैंक द्वारा, ना ही वो पोस्ट ऑफिस द्वारा। तो ये नियम है, ये नियम ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी आपके केस में ये नियम होता है, अगर बैंक काट लेती है, तो उन्हें ये नियम जरूर बता दें। तो ऐसा आपके साथ जो है नुकसान ना हो, इस वजह से ये नियम जो है वो आपको पता होना चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।